वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज इंग्रेस। माय नेम इज मोहम्मद फैज और अभी हम केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। कल हमने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। आज हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। पहले देख लेते हैं जो हमने प्रीव्यू पार्ट 1 में जो पढ़ा उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि हमें चीजों को मेजर करने के लिए, चीजों को कंपेयर करने के लिए कुछ यूनिट्स की जरूरत होती है। हम चीजों को जिस बेसिस पे मेजर करते हैं वो यूनिट हम लगाते हैं। 7 मेन प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम चीजों को कंपेयर करते हैं। वो 7 प्रॉपर्टीज क्या है? मास है, लेंथ है, करंट है, टेम्परेचर है, सेकंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये 7 जो प्रॉपर्टीज हैं इसके बेस पे हम चीजों को कंपेयर करते हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज की अपनी यूनिट्स हैं। मास की यूनिट हम देख लेते हैं किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट मीटर हम मानते हैं, टेम्परेचर की यूनिट हम केल्विन मानते हैं, टाइम की यूनिट हम सेकंड मानते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हम कैंडेला मानते हैं, एम्पियर की यूनिट हम करंट मानते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हम मोल मानते हैं। वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है और उसके पीछे हम यूनिट लिखते हैं। वैल्यू को लिखने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा छोटी है तो उसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स में लिखते हैं। वैल्यू को प्रीफिक्स में लिख देते हैं। जैसे हमारे पास बड़े बड़े प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स जैसे कि डेका, हेक्टा, गीगा, टेरा, मेगा, ये सब जो है बड़े बड़े प्रीफिक्स हैं। और छोटे छोटे प्रीफिक्स में क्या आता है? जैसे माइक्रो है, नैनो है, मिली है, डेसी है, सेंटी है। ये हमारे छोटे छोटे प्रीफिक्स हैं। ये हमने लास्ट टाइम तक देखा। अब हमने देखा कि एक प्रीफिक्स को कैसे दूसरे प्रीफिक्स में ट्रांसफर हम या कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिली को हम माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं या मिली को हम मेगा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्रीफिक्स को हम किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां बस 10 की पावर को एडजस्ट करना होता है। पीछे वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चन उसके देखे थे। अब यहाँ से हम अपना ये लेक्चर चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरर। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में कभी कभी हमें एरर भी मेंशन करना होता है। एरर होता क्या है? तो इन जनरल एरर तो बहुत सारे तरीकों से होता है। लेकिन हम कोई चीज को मेजर करते हैं तो वो जिस मेजरिंग डिवाइस से हम चीज को मेजर कर रहे हैं उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही एरर होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप छोटी से छोटी वैल्यू को छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सके। वो जैसे यहाँ पर ये स्केल है, ये स्केल आप देख रहे हैं। ये स्केल से किसी, मैं बोलता हूँ ये जो ब्लैक लाइन है, इसको मुझे मेजर करना है कि इसकी लाइन कितनी है। तो अगर मैं 3-4 स्टूडेंट को बोलूंगा कि इस लाइन को मेजर करोगे, तो ये 3-4 स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट ले लेते हैं, 3 स्टूडेंट जो हैं वो सेम मेजरमेंट आपको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, वो वहां से देख रहा है, एक एंगल से यहाँ पे देख रहा है, तो इसको ये 6.0 दिख सकता है। वो एंगल यहाँ पे देख रहा है तो ये 6 पॉइंट समथिंग अलग दिखेगा। तो ये एंगल के दिखने के ऊपर, मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस यूज करने के तरीके के ऊपर आपके ऊपर एरर आ सकता है। और वो एरर जो है वो कम से कम वो लीस्ट काउंट के तो होता ही होता है। तो मतलब ये, अगर कोई जो पर्सन है वो बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो सपोज करिए कि इसका जो एक्यूरेट जो लेंथ है वो 6.2 मैं इसे मान रहा हूं। इस कैंडिडेट ने उसको 6.5 मेजर करा है, तो इसने 0.3 का एरर दिया है। 0.3 का एरर दिया है। और अगर इस कैंडिडेट ने इसको 6.0 मेजर करा है तो इसने 0.2 का एरर दिया है। 0.2 का एरर दिया है। तो एरर मेजरिंग डिवाइस में हमें लिखना पड़ता है कि कितने का लीस्ट काउंट ही एरर होता है। जैसे अगर इसका जो एग्जैक्ट लेंथ जो है वो 6.2, यानी बीच वाला जो कैंडिडेट है, ये सेकंड कैंडिडेट जो है जिसने 6.2 मेजर करा है, अगर इसने 6.2 सेंटीमीटर मेजर करा है तो मुझे लिखना पड़ेगा 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मुझे यहां पर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अब ये 0.1 सेंटीमीटर क्यों लिखा है? 6.2 तो ये मेजर्ड वैल्यू है और ये प्लस माइनस जो है ये एरर है। मतलब इतने की गलती मैं मानता हूं और ये जो है ये लीस्ट काउंट है। ये जो है ये लीस्ट काउंट है। तो एरर जो है वो लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का होता है और वो हमें वैल्यू के साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ हमें लिखना पड़ता है। अब 0.1 यहां पर जैसे आप स्केल देख रहे हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस जो हैं, जो फाइन लाइंस है या दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको एक लाइन का ही फर्क होगा। या तो एक लाइन आप आगे मेजर कर लेंगे या एक लाइन आप पीछे मेजर करेंगे।
तो मेन जो लाइन है, जहां तक ये लाइन खत्म हो रही है, वहां से या तो एक लाइन आगे या एक लाइन पीछे, यही बस डिफरेंस आएगा। तो उतने का हम ये प्लस माइनस कर सकते हैं, एक लाइन आगे तो प्लस, एक लाइन पीछे तो माइनस। तो लीस्ट काउंट जो है वो हमें करना पड़ता है एरर को शो करने के लिए, या एरर जो है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है किसी भी मेजरिंग डिवाइस में। ये तो एरर क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एग्जैक्ट वैल्यू, ये एरर होता है। जो आपने मेजर करा वो वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस है। जैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 6.2 है और इसने मेजर कर लिया 6.5, तो इसने एरर करा 0.3 का। इसने दिया 6 तो इसने एरर दिया 0.2 का। और अगर इसका किसी ने मेजर करा इसको 6.2 ही मेजर करा तो भी उसको प्लस माइनस 0.1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है। तो ये एक एरर का सिंपल सा डेफिनेशन था। अब एरर को कम कैसे किया जाए, तो हमें अपनी कैलकुलेशन को प्रिसाइज करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए एरर को कम करना पड़ता है। एरर को कैसे कम कर सकते हैं, एक तो ये लीस्ट काउंट जो है इसको कम करके मैं जो है वो फाइन और ज्यादा, मतलब डिविजन अगर इसमें ले लूंगा, ये लाइंस और ज्यादा पास पास आ जाएंगी, एरर कम हो जाएगा। तो रीडिंग जितनी फाइन होगी, या कैलकुलेशन जितनी फाइन होगी, या मेजरमेंट जितनी फाइन इंस्ट्रूमेंट से होगी, जितने बारीक इंस्ट्रूमेंट से होगी, जैसे अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करें किलोमीटर्स में, तो जैसे 5 किलोमीटर प्लस माइनस 1 किलोमीटर, तो वहां 1 किलोमीटर का एरर आएगा। लेकिन अगर आप उसी डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, तो 5000 मीटर प्लस माइनस 1 मीटर, तो वहां पे एरर और कम हो गया। और ऐसे ही मैं उसको सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, तो वो सेंटीमीटर में 5000 इंटू 100, यानी 5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट को जितना ज्यादा छोटा आप छोटी स्केल से करेंगे, जितनी फाइन स्केल से करेंगे, उतना ज्यादा आपका मेजरमेंट प्रिसाइज होता चला जाएगा और एरर उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एरर का। एरर को, जैसे मैंने बोला, एरर को एक तो आप स्केल या मेजरिंग डिवाइस को आप बहुत ज्यादा फाइन कर दीजिए। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं और एरर को मिनिमम करना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर में अगर मेजर करेंगे तो आपका लेंथ ज्यादा प्रिसाइज आएगा। अगर किलोमीटर में मेजर करेंगे तो एरर आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में जो यूनिट है वो किलोमीटर में लगेगा, और एरर भी वहां पर प्लस माइनस 1 किलोमीटर का एरर आएगा। अब दूसरा तरीका यह है कि आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की टर्म। आप वैल्यू को जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखेंगे, आपके आंसर में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, उतना ज्यादा आपका एरर कम हो जाएगा और एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो टू मिनिमाइज एरर इन रिपोर्टिंग, वी शुड राइट द मेजरमेंट वैल्यू इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में हमें हमारा आंसर लिखना चाहिए, और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एरर उतना ही कम हो जाएगा। So if you use more number of significant figure, then the accuracy of final result will increase. For example, अगर किसी ने बोला 50 सेंटीमीटर, तो लास्ट जो होती है वैल्यू, किसी भी वैल्यू की जो लास्ट वैल्यू है, वो आपका एक एरर के बारे में बताती है। यहाँ पे प्लस माइनस 1 का एरर मैं मान, यानी 50 प्लस माइनस 1 लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसका लिखता हूं 50.0, तो यहाँ पर जो है ये लास्ट वैल्यू डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो जीरो है ये, तो यहाँ पे एरर जो है 0.1 का एरर है, तो यहाँ पे एरर कम आ गया। यहाँ पे इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ 50.00, तो यहाँ पे एरर जो है वो 0.01 का आ जाएगा, एरर और ज्यादा फाइन एरर आ गया। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ते हैं, उतना ज्यादा हमारी कैलकुलेशंस प्रिसाइज होती चला गया। बाय वैल्यू अगर हम देखें तो ये सारी बाय वैल्यू all these are same, 50 और 50.0, 50.00 वैल्यू के हिसाब से तो सारी सेम, लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज मानी जाएगी, क्योंकि इसमें जो एरर आएगा वो लास्ट प्लेस, जो लास्ट वैल्यू है हमारी 0.0, ये वाला। तो यहाँ पे एरर 0.01 का है, यहाँ पे एरर कितना है 0.1 का है, यहाँ पे एरर कितना है 1 का। तो ये हमें सिग्निफिकेंट टर्म जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आंसर करने में। हमारे हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसको लिखने में सिग्निफिकेंट टर्म्स, सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा आंसर जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट टर्म्स में हम लिखेंगे, उतना ज्यादा हमारा आंसर एक्यूरेट माना जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो फिगर्स जो आपके आंसर को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो मीनिंगफुल डिजिट्स या मीनिंगफुल फिगर्स आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपका आंसर किसी एक के आने या जाने से फर्क नहीं करता है, तो वो इनसिग्निफिकेंट कहलाएगा। सिग्निफिकेंट कहां होगा और इनसिग्निफिकेंट वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो whenever
you make a measurement, the number of meaningful digits that you write down implies the error in the measurement. तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी एरर उतना कम हो जाएगा, जितनी कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी एरर उतना बढ़ जाएगा। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, इफ यू से दैट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है 0.428 मीटर्स, ये मैंने लिखा है, तो यहां पर जो अनसर्टेनिटी आएगी, जो एरर आएगा, वो डेसिमल के तीसरे प्लेस पे आएगा। तो एरर इसमें 0.001 मीटर का एरर है, बहुत कम एरर है इसके अंदर। और अगर इसी टर्म को मैं 0.428 को मैं सिर्फ 0.4 ही लिखता हूं, तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो 0.1 का आएगा, एरर आएगा 0.1, क्योंकि लास्ट वैल्यू ही हमें एरर के बारे में बताती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वैल्यू। जैसे 0.428 को मैंने और ज्यादा फाइन कैलकुलेशन करा है और ज्यादा छोटी स्केल से मेजर करा है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 0.42819667। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू कौन सी है? ये 7 है। अब ये डेसिमल के कितने प्लेस पे है? तो डेसिमल के ये प्लेस पे है 0.000, ये यहाँ पर। तो यहाँ पे एरर और कम हो गया है, और कम और एरर हो गया, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ गई। आपको लिखने में सारी डिजिट लिखनी पड़ेंगी, आपका आंसर सारी डिजिट पर डिपेंड कर रहा है, तो सारी डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहां पर भी तो आपका लास्ट वैल्यू जो है वो 7 है, और 7 की प्लेस पे जो लास्ट वैल्यू है वही आपको एरर के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे एरर जो आ जाएगा 0.0000001, बहुत कम एरर आ गया। तो जितनी ज्यादा डिजिट्स में आप आंसर लिखेंगे और जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आप आंसर लिखेंगे, उतना आपका आंसर प्रिसाइज होता चला जाएगा और एरर उतना कम हो जाएगा। तो you should only report as many significant figures as are consistent with the estimated error. ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है। अब जैसे 0.428 मीटर्स ये है, अब इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आपका ये नंबर 4 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है। 8 सिग्निफिकेंट कैसे? क्योंकि लास्ट नंबर एरर के बारे में बता है, और 0.42 ये आपको वैल्यू बता रहा है, 0.428 आपको वैल्यू बता रहा है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। फिर ये नोटिस दैट दिस हैज नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। ये हमारे लिए कुछ खास काम नहीं। अब देखते हैं तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, हमारे कहां पर आप किस डिजिट को सिग्निफिकेंट मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जीरो कब सिग्निफिकेंट रहेगा, ये कब सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, मेन जो डिफिकल्टी आती है वो जीरो के साथ ही आती है। जीरो कब सिग्निफिकेंट मानोगे आप, कब नहीं मानोगे, वो ये रूल है। तो एक तो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे यहाँ पर ये है 33.2, ये आपने लिखा, तो इसके अंदर 332, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये 3 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 3 भी है, ये 2 भी है, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब बात आती है जीरो की। तो जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में सैंडविच हो रखा है, जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो जैसे 2051, तो नॉन जीरो डिजिट इसमें कितनी है? 3 है, वो 2 है, 5 है, 1 है, और जीरो डिजिट जो है वो नॉन जीरो के बीच में आ गया है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब लीडिंग जीरोस, लीडिंग मतलब लीडर जो लेके चलता है, मतलब जहां से चीज शुरू होती है, तो लीडिंग जीरोस जो है, लीडिंग जीरो लीडर, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब वो वैल्यू जहां जीरो से चालू होती है, तो वो जीरो जहां से चालू हो रहा है, वो जीरो जिसके पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, वो जीरो जहां तक कंटिन्यू रहेगा वो सब नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें 0.54, तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये जीरो डेसिमल के पहले जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही हमारा 0.0032, इसके अंदर ये दोनों जीरो जो है, बल्कि तीनों जीरो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 3 और 2। सो ऑल जीरोस, ऑल ऑफ द जीरोस आर लीडिंग, यहां पर सभी लीडिंग जीरोस हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 0.003, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1, ये। तो ये जो है ये जीरो लीडिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही है।
या फिर 003 बोल देते हैं, तो इसके अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अगर 0 शुरू से चालू हो रहा है, नंबर के शुरू में ही 00 आ रहा है, तो जब तक 00 चलेगा सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। बाद में नॉन डिजिट के बाद फिर आप देखोगे 0 पे काउंट करना है कि नहीं करना है, तो वो हमारा ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब बाद वाले जो जीरो हैं, शुरू वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट, और बाद वाले जीरो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डेसिमल है तो बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट आएंगे, और डेसिमल नंबर में नहीं है तो बाद वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे अब देखें 920 ये मैंने लिखा 90, तो इसमें डेसिमल नहीं लगा है मैंने नंबर में, तो लास्ट वाला जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर टू सिग्निफिकेंट फिगर ही है, ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर, और वो है 9 और 2। लेकिन इसी नंबर को मैं लिख देता हूं 92.00, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो है। अगर जीरो बाद में आ रहा है और डेसिमल है, तो डेसिमल के होने से वो बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इसी के अंदर देखें हमारा जैसे हम ये लिख लेते हैं 901, एक मैंने ये लिखा है, और एक लिख लेते हैं 910, और 910 डेसिमल, और 910.0, ये है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि जीरो जो है वो बीच में, जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में। नीचे वाले में डेसिमल नहीं लगा है, डेसिमल नहीं लगा, ध्यान है। अगर डेसिमल है तो लास्ट वाला जीरो काउंट होगा, अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा। तो इसमें जो है वो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, 9 and 1। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए इसमें डेसिमल लगा दिया, तो ये लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जीरो मुझे एक एरर का आइडिया दे रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है मेरे लिए। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके अंदर ये चारों जो है, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा जीरो का केस आता है। तो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो के केस में ही आपको कंफ्यूजन होगा, बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि डेसिमल आपने लगा दिया तो आप जो है वो एक तरीके से एरर को और मेजरमेंट को और ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाह रहे हैं, और वो डेसिमल हमें बताएगा कि एरर कहां पर, तो उसके बेस पे वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगर डेसिमल है लास्ट में तो, और डेसिमल लास्ट में है तो लास्ट वाले जीरो भी काउंट में होंगे। जैसे इसमें केस में डेसिमल लिया है, ये डेसिमल है, तो यहाँ पे जीरो काउंट कर रहे हैं, ये भी डेसिमल है, तो इसके आगे पीछे दोनों जो जीरो है वो काउंट करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल हैं इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस। अब ट्रेलिंग जीरोस जो हमने करा, अगर डेसिमल है तो काउंट होगा, डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 540, 540 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताइए। तो इसमें 540 में यहाँ पे डेसिमल लगा है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो डेसिमल के लगे होने की वजह से ये जीरो भी काउंट हो जाएगा, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 540 को डेसिमल में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे डेसिमल है लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही माने जाएंगे, वो है 5 और 4, और 0 नहीं माना जाएगा। अब जो है वो एग्जैक्ट नंबर जो है, एग्जैक्ट नंबर, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? एग्जैक्ट नंबर के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जैक्ट नंबर का मतलब यह है कि आपने बता दिया कि चीज है कितनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना, 12 बनाना, 12 बनाना, बनाना। अब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या है आपको बताया, सिग्निफिकेंट फिगर आपको एरर के बारे में बताता है, तो इसमें कोई एरर ही नहीं है। अब कोई अगर 12 बनाना है, 1 डजन बनाना है, तो ये तो बोलेगा नहीं 12.5 बनाना, या पौने 13 बनाना, या 11.5 बनाना, ऐसा नहीं बोल सकता वो, क्योंकि आधा बनाना हो, या तो बनाना मतलब काउंट करना, पूरी पूरी की पूरी ही काउंट करेगा। किसी को गिनती आती है तो 12 बनाना को 12 ही बोलेगा, हाँ इसको गिनती नहीं आती फिर बात अलग। तो ये एक एग्जैक्ट फिगर है जहां पर चीजों को बता दिया जाता है कि ये है ही इतनी। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनका जो एग्जैक्ट नंबर होगा आपने बता दिया कि ये इतना ही है, तो उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं। वो कैसे, कि 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12.0, ये भी 12 बनाना ही कहलाएगा, 12.00 ये भी 12 बनाना ही कहलाएगा, 12.123 ये कितना भी मैं जीरो लगा दूं ये 12 बनाना ही कहलाएंगे, वैल्यू इतनी ही होगी। इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं मेरे पास। तो इसके अंदर इनफाइनाइट
सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं अगर वैल्यू एग्जैक्ट है। अब वैल्यू एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो वैल्यू के बाद यूनिट होनी चाहिए। वैल्यू के बाद क्या होना चाहिए? यूनिट, चीज है क्या, जब जाके एग्जैक्ट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले सिर्फ 12, तो 12 क्या है? 12, ये 12 एक नंबर है, तो ये इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अगर बोल देता था 12 मीटर, 12 मीटर, तो उसने बोल दिया कि ये 12 मीटर जो है इसकी लेंथ 12 मीटर ही है, उसने कैलकुलेट करके दे दिया, एरर का कोई चांस नहीं है। उसने बोल दिया ये इतनी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू है, तो इसमें कोई एरर का चांस नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर 12.0, 11.9 वो आप लिखोगे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, 11.9, 12.0। लेकिन यहां पर इसने बोल दिया 12 मीटर है, उसने कैलकुलेट करके ही दे दिया 12 है, और वो मीटर मतलब लेंथ है, तो ये एब्सोल्यूट फिगर है। और एब्सोल्यूट फिगर यानी एग्जैक्ट फिगर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे ये है, जैसे 1 मीटर बोलता हूं, 1 मीटर आपने बोल दिया 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप कैसे लिख सकते हो? 1.00, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, कोई एरर है ही नहीं इसमें, मैंने बोल दिया 1 मीटर है। और 1.00, 1.00, तो इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। याद रहे, एब्सोल्यूट वैल्यू जब आपको कोई यूनिट दे और उसके बाद बता दे कि है क्या, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू बन जाती है, और उसमें इनफाइनाइट फिगर होते हैं। लेकिन आप सिर्फ यूनिट दे, जैसे 12, तो 12 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर बने। लेकिन अगर बोले 12 मीटर, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, आपको बता दिया गया चीज है क्या। जैसे 12x, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बता दिया गया है कि चीज है क्या। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में जैसे मैंने बताया आपको, बड़े बड़े नंबर को प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो n इंटू 10 की पावर ये x। अब सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो एक्सपोनेंट है ये काउंट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिग्निफिकेंट फिगर में ये नंबर है यही काउंट होगा। जैसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक नंबर मैंने बोलता हूं, तो इसके अंदर ये जो चीज है यही आपको सिग्निफिकेंट फिगर देगा। तो इसके अंदर जैसे 6.022, तो मैं बोल सकता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है ये एक्सपोनेंट में आया है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट इससे नहीं करते हैं। वी डू नॉट कंसिडर दिस टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं। तो एक्सपोनेंट टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने में नहीं यूज होती है। ये जो एक्सपोनेंट के पहले जो मल्टीपल जो नंबर है, इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं वो सिर्फ हम काउंट करते हैं। अब एक चीज और, कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जैसे मैंने बताया आपको, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ऐसे ही जितने भी कांस्टेंट है उसके अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे पाई, पाई एक कांस्टेंट है, 3.14, 22/7, 22/7, तो वो जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, कैलकुलेट करके दे दी गई कि वैल्यू है ही इतनी, तो उसके अंदर कोई एरर का चांस नहीं है, तो उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पाई के अंदर अगर पूछे तो पाई के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो पाई इज कांस्टेंट, तो वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे, या किसी भी कांस्टेंट के अंदर कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैलकुलेशन कैसे करना है सिग्निफिकेंट फिगर में? कैलकुलेशन कभी कभी पूछा जाता है कि आप जब सिग्निफिकेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि आपने कैलकुलेशन करा क्या। अगर आपने सब्सट्रैक्ट और ऐड करा है, तो जब दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को या दो हम सिग्निफिकेंट फिगर को या दो वैल्यूज को जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा जाता है इस टर्म में जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। ध्यान रहे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, कम का रूल ही लगता है, मतलब लेस इज द रूल इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट कैलकुलेशंस, इन केस ऑफ राइटिंग आंसर इन कैलकुलेशंस। अगर हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर डेसिमल के बाद देखा जाएगा। जैसे यहां पर मैं दो चीजों को जैसे ऐड कर रहा हूं, एक चीज क्या है, 256.5895, पहला एक नंबर है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो डेसिमल के पहले 3 और डेसिमल के बाद 4, सभी काउंट होगा, तो 4 3 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल सकते हैं, 7। तो एक नंबर है जिसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और दूसरा मेरा नंबर है ये, दूसरा मेरा नंबर क्या है, 8.1। इसके अंदर कितने हैं? अब इसके अंदर 8 है और 1 है, तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया 264.6895, ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर आपने दोनों को ऐड करके लिख लिया। अब इसको फाइनली लिखना कैसे है? तो लिखना यह है कि 264 तो डेसिमल के पहले है,
तो डेसिमल के पहले तो आप एज इट इज लिखोगे, और डेसिमल के बाद जो है वो आपका जो कम, जो दो वैल्यू जिनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिर वो देखेंगे जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस है उसी के फॉर्मेट में आंसर लिखा जाएगा। तो 8.1 के अंदर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो मेरा आंसर जो है वो 264 और डेसिमल के बाद एक ही यूनिट लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे एक ही यूनिट छोड़नी है पीछे, तो मैं इसको राउंड ऑफ पे ले आऊंगा। राउंड ऑफ पे कैसे, कि बाकी वैल्यू को ड्रॉप कर दूंगा और डेसिमल के बाद एक वैल्यू लिखूंगा। तो डेसिमल के बाद मुझे 6 लिखना चाहिए था, लेकिन की वैल्यू को मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो 6 की जगह वो 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 के आगे 8 है। और 8 जो है वो राउंड ऑफ को हम पहले भी हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, या आपके जूनियर क्लासों में आप देख चुके हैं 9th 10th में कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो उसको हम नहीं बता रहे। अगर ये 6 वैल्यू हटानी है और 6 के आगे 8 है तो 6 जो है वो 7 बन जाएगी। ओके, वो राउंड ऑफ का सिंपल टर्म है। तो कैलकुलेशन में जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन ऐसे करनी है, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड में फाइनल आंसर जाता है डेसिमल प्लेसेस कम से कम। जिस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कम है हमारा आंसर भी उसके हिसाब से जाएगा। ये फिर देख लीजिए आप, जैसे 256 डेसिमल 5895, ये एक नंबर है, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मेरे 7, और डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं। और दूसरा मेरा नंबर है 8.1, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसके अंदर 2 है, और डेसिमल के बाद कितने हैं, एक ही है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 264.6895, ये मेरा आंसर है। हाँ, लेकिन मैं इस आंसर को लिखूंगा कहाँ पर, तो मैं लिखूंगा इसको 264.6 तक ही लिखूंगा, या डेसिमल के एक प्लेस पहले तक ही, एक प्लेस बाद तक ही लिखूंगा, मैं सिर्फ यहां तक लिखूंगा, क्योंकि इस नंबर में 8.1 में मेरे पास डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, एक ही वैल्यू है, तो मैं यहां तक लिखूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा। बाकी सबको हटा तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर ये लिखा जाएगा 264.7, ये मेरा फाइनल आंसर आता। तो ध्यान रहे जब भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो व्हेन मेजरमेंट्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ एनी टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें कम यहां पर देखना है, लेकिन कम क्या देखना है, डेसिमल के बाद हमें कम देखना है, कम से कम डिजिट होनी चाहिए, हमारा फाइनल आंसर उसी टर्म में लिखा जाएगा। जैसे दूसरा हम देखते हैं, जैसे 150 पॉइंट, ये 150.0 ग्राम, ये है मेरे पास एक नंबर है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4। वो जीरो लास्ट वाले जीरो काउंट होंगे, क्योंकि वो लास्ट में जीरो और डेसिमल आ गया तो इसलिए काउंट होगा। अब ये क्या है, 0.507 ग्राम, ये बोल देते हैं हम। अब इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये शुरू वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा, क्योंकि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये तीनों जो है डिजिट ये सिग्निफिकेंट मान जाएंगे, 5 भी माना जाएगा, 7 भी माना जाएगा, 0 भी माना जाएगा, क्योंकि 0 उसके बीच में है और 0 डेसिमल के बाद भी है, तो डेसिमल अगर हो गया है तो उसके बाद वाले फिर सारे 0 काउंट होते हैं। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा 150.507, ये मेरा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर में मेरे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ गए, तो डेसिमल के बाद मेरे 3 प्लेसेस आ गए, लेकिन ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेसेस किसमें है, इसमें डेसिमल के बाद कम प्लेसेस है, एक ही है, और बाद वाले में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो मेरा आंसर जिसमें डेसिमल के बाद कम प्लेसेस है उसमें ही जाएगा। तो मेरा आंसर सिर्फ लिखूंगा मैं 150, तो मेरा आंसर मैं लिख दूंगा यहां तक। आंसर कहां तक लिखा जाएगा, ये आंसर लिखा जाएगा 150.5, यहां तक ही लिखा जाएगा, बाकी सबको मैं हटा दूंगा, क्योंकि इसके पीछे वाला 0 है तो मैं इसको ना बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा, मतलब मैं सिर्फ इसको 150.5 ही लिखूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे ये 1505, ये फाइनल आंसर आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब इन दो वैल्यू को ऐड करें तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ऊपर वाले का बता रहे हैं, तो फाइनल आंसर में इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे 4 हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, तो इसमें भी 4 आएंगे। या फिर हम देख लेते हैं 2.354, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 है, लेकिन डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 3 है। और दूसरा है हमारा 0.0002, इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर आएगा हमारा 2.3542, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अब ये कहां तक छोड़ना है हमको, तो ऊपर वाले में डेसिमल के बाद
इस नंबर में डेसिमल के बाद 4 पॉइंट है और उस नंबर में डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, डेसिमल के कम पॉइंट में लिखा जाएगा, तो मैं डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक ही छोड़ूंगा इसको, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2.354, यहीं तक छोड़ दूंगा, क्योंकि 4 के पीछे 2 है तो 4 को फिर मैं बढ़ा नहीं सकता राउंड ऑफ करने में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.354। ये आंसर आपको पूछा जाएगा जब 2.354 और 0.0002 को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, तो फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपका डेसिमल इंपॉर्टेंट है, डेसिमल के बाद देखेंगे आप जिस टर्म में डेसिमल के बाद कम टर्म्स हैं उसी टर्म में आपका फाइनल आंसर भी जाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, रूल्स फॉर मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके अंदर देखिए, तो इसमें भी कम का रूल लगता है, लेकिन इसमें डेसिमल वाला रूल नहीं लगता, इसमें देखा जाता है कि टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही कम होने चाहिए। मतलब क्या है, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए में अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम है तो हमारा फाइनल आंसर भी सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही देखते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल के प्लेसेस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और दोनों में कम वाली रूल ही लगता है, कम, लेस इज द रूल। जैसे यहाँ पर एक मेरे पास नंबर है L1, L1 कितना है 2.2 और L2 कितना है, ये है 38.2935, ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया L1 इंटू L2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 84.12690000, ये मेरा फाइनल आंसर है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैंने लिखा है। तो आपको इस फाइनल आंसर को कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, तो देखिए ऊपर वाले टर्म में यानी 2.2 में, यानी कि 2.2 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 है, इंटू इंटू 38.2935, ये मैंने मल्टीप्लाई करा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसमें 2 4 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 84.12690000, ये मेरा आंसर। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे, जैसे इसके अंदर सारी वैल्यू ही इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स मान लेंगे, जैसे कि ये भी सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 0 जो है वो डेसिमल के बाद है इसलिए काउंट करा है, तो इसमें 11 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन आपको आंसर कहां तक लिखना है, आपको आंसर लिखना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही लिखना है, लेस इज द रूल, जो जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसी फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में देखा जाता है किस नंबर में कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, आपका फाइनल आंसर भी उसी टर्म में जाएगा। तो इसको मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा 84 मैं लिख दूंगा, सिर्फ इसको 84 लिख दूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। अब वैसे 84 पॉइंट अगर आपने 0 लिख दिया तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, लेकिन मुझे आंसर लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही, तो ये 0 को मैं नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखें आप, तो 0 को मैं नहीं लिखूंगा और डेसिमल भी मैं नहीं लगाऊंगा, तो 84 मैंने लिख दिया, ये मेरा आंसर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस नंबर में है, हमारा आंसर भी उसमें ही जाएगा। जैसे अगर आपको पूछेगा L1 इंटू L2 करेंगे तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाए, नहीं, लेस इज द रूल, हमारे पास एक नंबर है जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसी नंबर के हिसाब से हमारा आंसर। तो ये हमारा, हम एक और एग्जांपल देखें, ये 1.3, जैसे 1.3 इंटू 1.5, ये हमारा एक और एग्जांपल 1.3 इंटू 1.5, ये हमने करा, तो हमारा आंसर आएगा 1.95, लेकिन यहाँ पर दोनों में 1.3 में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट और 1.5 में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये 1.95 को मैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 9 को हटाऊंगा तो ये 9 हटेगा तो ये 2 बन जाएगा। अब ये 2 अगर मैंने लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ 1.3 इंटू 1.5, इसका आंसर मेरा आया 1.95, लेकिन मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, लेकिन होने कितना चाहिए 2, क्योंकि इन दोनों में 2 2 ही, तो इसको मैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, अगर मैंने 2 लिखा तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट ही है, तो 2.0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 अब सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट और आंसर हो जाएगा 2.0। ये है। एक और देखते हैं, जैसे 2.3, ये हमारा 2.3, जैसे ये 2.354 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इंटू 0.0002 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, इसका आंसर आएगा
0.000478, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4708, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब मुझे आंसर किसमें लिखना है? एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, क्योंकि मेरा इसके अंदर कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कितने हैं? एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 2 ही है। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट एक सिग्निफिकेंट डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं ये जो है 4 तक ही छोड़ूंगा, क्योंकि 0.00 तो सब नॉन सिग्निफिकेंट है, 4 तक ही छोड़ूंगा और बाकी 4 के जितने भी हैं वो सब हटा दूंगा। अब 4 के बाद क्योंकि 7 है तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर मेरा ये होगा 0.0005। इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा सिंपल आंसर। ऐसे डिवाइड में अगर देखें तो डिवाइड में हमने देखा 0.00, मैं यहां पे लिख देता हूं। डिवाइड अगर हम देखें 0.00032, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 11.2 से। तो ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, ऊपर वाले में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 और 2। नीचे वाले में कितने हैं? नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मेरा आंसर जो है वो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जाएगा। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसको जब मैंने डिवाइड करा है तो मेरा आंसर ये आएगा 0. ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है 0.00012340, फिर आ जाएगा हमारा 285714, 285714, ये मेरा टोटल इसका कैलकुलेशन आया। लेकिन मुझे फाइनल आंसर कितने डिजिट्स में लिखना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। तो मैं इसको यहां तक लिखूंगा और बाकी सबको हटा दूंगा, ये नंबर मैं हटा दूंगा। तो मैं 0.00008 लिख रहा हूं। अब ये जो है 8 के बाद 5 है, 5 को अगर आपको हटाना होता है तो 5 के पीछे वाला नंबर देखते हैं। अगर पीछे वाला नंबर 5 से ज्यादा है तो फिर 5 जो है वो बढ़ जाएगा और उसके आगे वाला नंबर भी बढ़ जाएगा। मतलब ये 7 है तो 7 इसको कर देगा 6 और 6 इसको कर देगा 9, तो 2 9 हमारा आ गया आंसर। तो ये हमारा फाइनल, हम अपने आंसर को इस टर्म में लिखेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 और 9, और ये 000 तो लीडिंग जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो लेस इज द रूल। अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस सिग्निफिकेंट डिजिट देखे जाते हैं, और आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो लेस डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट। अब एक देखते हैं जिसमें तीनों हैं, मतलब प्लस माइनस या मल्टीपल कैलकुलेशन इनके अंदर है, वो देखते हैं। जैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सॉल्व करा हुआ ये आपको कैलकुलेशन दी हुई है और पूछा है कि फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो पहले देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, नीचे जो है वो माइनस है यानी सब्सट्रैक्शन है, और ऊपर जो है मल्टीप्लाई है और फिर इनका आंसर डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 4.1926 और -2.07, तो सब्सट्रैक्शन में मैं डेसिमल प्लेसेस देखती हूँ। तो मतलब इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2.07 में 0.07, 0 और 7 दो डेसिमल प्लेसेस हैं पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद, और इसमें 4.1926 के बाद डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस। तो मेरा आंसर इसका सब्सट्रैक्शन के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाएगा, यानी इसको मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया तो ये मेरा आंसर आया 2.126। लेकिन 26 को मैं हटा दूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2.12 ही लिखूंगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखा जाए, 2 ही, क्योंकि अब 2 राउंड ऑफ करके भी 2 ही रह जाए, उसके पीछे 2 है। ये है 5 के केस में होता है, 5 के पीछे अगर 6 होता है तो 5 6 में बदल जाता है और 6 फिर ये 3 में बदल जाता है, लेकिन 2 के पीछे 2 है और उसके पीछे 6 है, तो आप 6 से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये 2 जो है ये एज इट इज हट जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू हट जाएगा, तो 2.12 हम लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर मैंने सॉल्व कर लिया। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है? मल्टीप्लाई है। इनको मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर ये आ रहा है। अब इस मल्टीप्लाई में आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड में कम सिग्निफिकेंट डिजिट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें 4 है। उसमें कितने? उसमें 5 है। तो मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखूंगा इसको। तो मैं ये यहां पर लिखूंगा 7866, सिर्फ इतना, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बाकी सबको हटा दूंगा। अब ये मेरा डिवाइड आ गया। अब डिवाइड में भी क्या है? डिवाइड में भी लेस इज द रूल, लेस सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया डिवाइड करने के बाद, और डिवाइड करने के बाद इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखूंगा, क्योंकि ऊपर वाले में कितने हैं? ऊपर वाले में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही मैं इसे छोड़ूंगा। ये मेरा आंसर है। मतलब आपको पूछा जाएगा कि इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर में, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जब मल्टीपल कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये देख लेना
कि डिवाइड कहाँ पर है, मल्टीप्लाई कहाँ पर है, एडिशन कहाँ पर है, सब्सट्रैक्शन कहाँ पर है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में लेस डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लाई डिवाइड में लेस सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसका आंसर हमारा 3.71 आएगा। आपको आंसर नहीं पूछा जाएगा, आपको इन कैलकुलेशन के लिए पूछा जाएगा फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपको वैसे आंसर भी नहीं करना है, तो आपको बस ये सॉल्व कर लेना। जैसे वैसे हम देखें तो इसके और इसको जब हम करेंगे, वैसे हम शॉर्ट ट्रिक में अगर या शॉर्ट में अगर इसको देखें, ये है ये है। तो यहां पर जैसे मैंने इसको माइनस किया, तो ये मेरे पास आ गया, इसके अंदर टू सिग्निफिकेंट डिजिट, तो नीचे में टू सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर मैं आंसर नहीं भी लिखूं तो टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैं लिख देता हूं, टू सिग्निफिकेंट फिगर ये है। और ऊपर कितना है, ऊपर जो है वो मेरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 4 है, उसमें 5 है, तो ऊपर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर 4 सिग्निफिकेंट और 3 नीचे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा आंसर भी फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हो जाएगा। जैसे ये, अगर आपको सॉल्व नहीं भी करना है तो विदाउट सॉल्व करे ही आप कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने सॉल्व करा, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस और डेसिमल के पहले 1 प्लेसेस, तो डिनोमिनेटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। इसको सॉल्व करने में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, और न्यूमरेटर में कितने हैं, न्यूमरेटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, क्योंकि इसमें 4 है उसमें 5, हमें लेस ही देखना होता है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर और नीचे आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप इसको सॉल्व करना है, तो अगर आपको डिवाइड करना है तो लेस सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर जाता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का हमने देखा। अब जो है वो कुछ देखते हैं। जब भी मेजर करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आती है एक्यूरेसी और एक आता है प्रिसिशन। दोनों में फर्क क्या है? इस एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक एक्यूरेट आंसर होगा, उसके पास आप कितना जा पा रहे हैं, वो एक्यूरेसी है। और प्रिसिशन मतलब आप जो पहली रीडिंग ला रहे हैं उसको कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको बार बार कितना कर पा रहे हैं। एक्यूरेसी आपको ये बताता है आप आंसर के कितने करीब हो, प्रिसिशन आप ये बताता है कि आप मेथड में कितने शार्प। मतलब आपने कोई एक आंसर निकाला, अब ये वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो कोई मतलब नहीं। जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी जैसे पानी को मेजर कर रहे हैं, गिलास में ले रहे हैं या फिर मेजरिंग सिलेंडर में ले रहे हैं, आप हर बार उसको एक बोलते हैं 5 लीटर है, फिर बोलते हैं 5.01 लीटर है, फिर बोलते हैं 4.99 लीटर है, तो आपकी जो रीडिंग है वो हर बार आपकी प्रीवियस रीडिंग के नियर आ रही है। अब वो रीडिंग एग्जैक्ट है या आपकी रीडिंग सही है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हर बार आप अपनी जो ओरिजिनल रीडिंग है उसके नियर अगर रीडिंग ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रोसीजर को बार बार सेम प्रोसीजर ही अपना रहे हैं, बार बार सेम, मतलब आपका जो प्रोसीजर है वो बार बार सेम ही आ रहा है, जब भी आपकी रीडिंग सेम आ रही है। तो प्रिसीजन आपको बताता है कि आप अपने इनिशियल आंसर को आप कितना रिप्रोड्यूस करते हो या आप अपने मेथड में कितने शार्प हो, ये प्रिसीजन बताता है। और एक्यूरेसी बताता है कि आप एग्जैक्ट आंसर के कितना नियर हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ये जैसे पेन है, पेन मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर आप किसी ने 10.1 लिखा है या और किसी ने 11 लिखा है, तो 10.1 इज मोर एक्यूरेट। ये प्रिसिशन इज मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, यानी अगर किसी ने 11.1 लिखा एक बार, दूसरी बार लिखा 11.2, तीसरी बार लिखा 10.98, तो अब वो प्रिसाइज है उसकी वैल्यूज। लेकिन किसी ने लिखा 10.1, दूसरी बार लिख दिया 20, तो उसकी वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। तो प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन अलग है, एक्यूरेसी अलग चीज है। एक्यूरेसी मतलब जो एग्जैक्ट आंसर उसका कितना पास, प्रिसीजन मतलब जो आपने इनिशियल आंसर निकाला वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो मतलब आपका मेथड सही है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी की तो एक ही वैल्यू होगी, मतलब मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरी प्रिसाइज। मतलब क्या है, जैसे 10 पॉइंट, ये वैल्यू 10 है और किसी ने निकाला कि 10.1 या 10 ही निकाल दिया, पहली रीडिंग 10 ही निकाल दी, ये एक्यूरेट मानी जाएगी। लेकिन दूसरी रीडिंग निकाली 20, तीसरी रीडिंग निकाली 30, तो 20 30 ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एक्यूरेट हम मान लेंगे 10 इज द एक्यूरेट। ये मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट।
मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकती है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकती। जैसे ये 10 सेंटीमीटर, कोई एक निकाल रहा है इसको 15, 15.8, 15.2, 14.98, 14.96, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो चीज एक्यूरेट होके प्रिसाइज नहीं हो सकती है, चीज प्रिसाइज होके एक्यूरेट नहीं हो सकती है, चीज ना प्रिसाइज हो सकती है ना एक्यूरेट हो सकती है, और चीज प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। चारों कॉम्बिनेशन लगते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड विद सिंगल मेजरमेंट। एक्यूरेसी जो है वो सिंगल मेजरमेंट से होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला ये पेन है, बताओ कितने सेंटीमीटर का होगा। एक ने देखा बोला 10 सेंटीमीटर, दूसरे ने देखा बोला मुझे 12 सेंटीमीटर लग रहा है। अब दोनों ने एक ही रीडिंग ही दी है तो 10 सेंटीमीटर एक्यूरेट माना जाएगा, 12 एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मेजर करने के लिए दे दिया, एक ने निकाला 10, 10 निकाला, फिर 12 निकाला, फिर 13 निकाला, तो ये प्रिसाइज नहीं मानी जाएंगी। तो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट टू बी डिटरमाइंड। प्रिसिशन के लिए आपको बार बार निकालना पड़ता है। बिल्कुल। एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड विद सिस्टमैटिक एरर। एक्यूरेसी जो है वो सिस्टमैटिक एरर पे डिपेंड करती है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर मतलब ये है कि जो आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसमें ही अगर एरर आ गया तो अब आप क्या करो। फॉर एग्जाम्पल आप स्केल ले रहे हो और स्केल ही एक्यूरेट नहीं है, तो आपको जो स्केल रीडिंग देगा वही आप रीडिंग बताओगे, लेकिन स्केल ही एक्यूरेट नहीं है, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। मतलब आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, आप जो सिस्टम यूज करो उसमें ही दिक्कत है, तो सिस्टमैटिक एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्यूरेट देखा होगा, तो ब्यूरेट क्या होता है, ये ऐसा एक सिलेंड्रिकल होता है और इस पे लिखा होता है कि इसका वॉल्यूम जो है ये 50 ml है, 50 ml है। नीचे टेम्परेचर भी लिखा होता है एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे 50 ml देगा। लेकिन अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो फिर ये 50 ml नहीं देगा, तो फिर ये सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें दिक्कत आ गई। टेम्परेचर बदलने से आपने कोई दिक्कत, मतलब आप तो वैल्यू सही निकाल रहे हो, आप तो जो सिस्टम जितनी वैल्यू बताएगा उतना आप नोट करके दे दोगे, लेकिन सिस्टम जो है उसकी सराउंडिंग में दिक्कत आ गई, अब सिस्टम आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, तो सिस्टमैटिक एरर है। तो एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर एंड प्रिसिशन में बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। प्रिसिशन जो है वो रैंडम एरर मतलब मेजरमेंट में जो गलती कर रहा है। जैसे इसने देखा ये 10 सेंटीमीटर है, एक बार निकाला 10 सेंटीमीटर और दूसरी बार उसने स्केल ही गलत रख दी, आगे पीछे रख दी। स्केल सही है, स्केल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रख ही नहीं पा रहा है स्केल को इस लाइन के ऊपर, तो वो रैंडम एरर कहलाता है। रैंडम एरर ह्यूमन एरर भी बोलते हैं, रैंडम एरर को पर्सनल एरर या रैंडम एरर को ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम में कोई दिक्कत है, मेजरिंग डिवाइस में कोई दिक्कत है, मेजरिंग डिवाइस के एनवायरनमेंट में दिक्कत है, मेजरिंग डिवाइस की वर्किंग में दिक्कत है, वो सिस्टमैटिक एरर। और अगर नोट करने में दिक्कत आ रही है, वो स्केल को नहीं रख पा रहा है, वो इसको सही सीधा नहीं रख पा रहा है, या इसकी रीडिंग नहीं देख पा रहा है, या इसकी जो ग्रेजुएशन जो होता है इसके ऊपर वो उसको देख ही नहीं पा रहा है, जैसे इसके अंदर भी देखा जाता है लोअर मेनिस्कस ऊपर मेनिस्कस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो रैंडम है। अब एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट ऑफ द, हाँ ज्यादातर केस में एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, ये है। अब एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज होंगी, अभी आप हर बार अगर ये सही चीज निकाल रहे हो हर बार वैल्यू सही निकलेगी, प्रिसाइज होगी, ठीक है, लेकिन प्रिसाइज हो और एक्यूरेट हो ये हमारा कम है। डिग्री ऑफ कंफर्मिटी, ये कंफर्म करता है आपके आंसर को, ये मतलब आपने एक्यूरेट निकाल दिया कंफर्म हो गया, ठीक है। ये डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी को कंफर्म करता है, मतलब आप अपने आंसर को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब जैसे किसी ने चीटिंग करा है, चीटिंग करके उसने आंसर लिख लिया, तो टीचर ने जो उसका कॉपी छीन ली और बोला क्या पेपर में क्या लिखा है बताओ, अब वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने गलती करी है, उसने रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो मेथड है वो गलत है। तो अगर आपका मेथड सही है तो आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, और आपका मेथड सही नहीं है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर एक कंफर्मिटी, मतलब एक ही बार में आप बता दोगे कंफर्म करके ये। तो एक्यूरेसी एक वैल्यू से पता लग जाएगा, प्रिसिशन के लिए कई सारी रीडिंग करना पड़ेगी। एक्यूरेसी ये बताता है आप एग्जैक्ट आंसर के कितना नियर। प्रिसिशन ये बताता है कि आप मेथड में कितना शार्प हो, मेथड को रिप्रोड्यूस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये है हमारा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम में कोई एरर है तो सिस्टमैटिक एरर, और रैंडम एरर मतलब आपके मेथड में कोई एरर आ रहा है तो रैंडम एरर, पर्सनल एरर। जैसे यहां पर आप देखिए ये जो है इसका सेंटर एक है, एक ही सेंटर है इस सर्कल का, और ये एक्यूरेट सेंटर है। अगर आपको डॉट मारनी है तो आपको यहां पर मारनी पड़ेगी, लेकिन आपकी डॉट जो है, आपकी डार्ट या आपकी जो शॉट्स हैं यहां तहां लग रहे हैं, ना तो वो एक्यूरेट पोजीशन पे लग रहे हैं ना वो प्रिसाइज है, आपस में भी वो नियर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये लो एक्यूरेसी लो प्रिसिशन कहलाएगी, लेकिन वहां पर ये हाई प्रिसिशन है,
आप जो है, हो सकता है आपको सेंटर ही नहीं दिख रहा हो, इसका सेंटर वहां दिख रहा हो आपको, अब हर बार आप वहीं टारगेट कर रहे हो, तो आपका मेथड सही है, आपका यूज करने का या गन को यूज करने का या निशाना लगाने का मेथड तो सही है, लेकिन निशाना ही गलत जगह लगा रहे हो, तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। निशाना गलत जगह लग रहा है लेकिन निशाना लग बार बार वहीं रहा है, आपका मेथड सही है, तो ये प्रिसीशन है। अब ये क्या है, ये हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी मतलब ये है कि निशाना बार बार सही जगह लगने, मतलब बिल्कुल सटीक लगने ही वाला, बहुत नियर है, ये हाई एक्यूरेसी है। लेकिन लो प्रिसीजन, लेकिन हर बार वो मिलके बराबर नहीं लग पा रहा है, और ये जो है ये हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। तो हमारे पास कोई भी कंडीशन आ सकती है चारों कंडीशन में। जैसे देखते हैं ये, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज 26 ml, ये बता दिया गया आपको, किसी एक लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो 26 ml है, नोट करके हमने लिख लिया। अब कोई एक स्टूडेंट जो है वो 26 वो नोट करता है और वो 4 रीडिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल एक बार वो 26.2 निकालता है, एक बार 26.1 निकालता है, एक बार 25.9 निकालता है और एक 26.3 निकालता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके मेजरमेंट के लिए। दे हैव अ गुड प्रिसिशन, क्या ये प्रिसाइज है, नियर वैल्यू है कि नहीं। दे हैव पुअर प्रिसिशन, क्या ये बहुत ज्यादा रैंडम वैल्यू है। दे हैव पुअर एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज्यादा दूर है एक्यूरेसी से। दे आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, तो दे हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दे हैव गुड प्रिसिशन, मतलब उनका जो प्रिसिशन है ये काफी नियर है, ठीक है, तो दे हैव गुड प्रिसिशन। अब दूसरा क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज 20.5 ml, 20.5 ml वॉल्यूम है और वो 4 रीडिंग लेता है, तो द वैल्यू विच गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा है, प्रिसिशन के बारे में पूछेंगे, तो एक्यूरेसी मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके नियर कितना है, तो ये वाला हमारा जो आंसर है ये इसके नियर है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपको एक गुड एक्यूरेसी के बारे में बताता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में, ध्यान रहे आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे ये आपको देखना है कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब ये 1000 लीटर होता है, इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर आपने खड्डा खोदा है, 1 मीटर क्यूब बनाया है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक एक मीटर है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ही ऊंचा है। इसमें कितना पानी आ जाएगा, इसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। आपका 1000 लीटर का जो टैंक है वो आप बोल सकते हो 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इंपॉर्टेंट। ऐसे ही 1 DM क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 DM क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, यानी कि 1 DM क्यूब है, यानी कि अगर कोई क्यूब है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो 0.1 मीटर है, 0.1, 1/10 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो अगर 0.1 मीटर है, 0.1, 1 DM, तो ये अगर 0.1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए आप, 0.1 मीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 0.1 मीटर यानी कि 1 DM, 1 डेसीमीटर है, 1/10 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर इक्वल टू 1 DM। तो अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 DM है तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये 1 लीटर होगा, ये इंपॉर्टेंट। सो 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 CM क्यूब, 1 CM क्यूब इक्वल टू 1 ml, यानी अगर कोई क्यूब है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो वो 1 ml होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 DM क्यूब इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 CM क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये आपको याद करना है। कभी कभी आप देखो जो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन दिया जाता है वो पर डीएम दिया जाता है, या हमारा जो ब्लड है इसमें जितना भी एनालिसिस होता है होना तो पर लीटर के हिसाब से चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन कितना है या आयरन कितना है, तो वहां पर वो लीटर नहीं लिखते, पर डीएम क्यूब लिखते हैं। कभी आप देखना ब्लड रिपोर्ट को तो वहां पर डीएम क्यूब लिखा जाता है। या जो हम गाड़ियों के इंजन की कैपेसिटी जो देते हैं वो सीएम क्यूब में देते हैं, इसको सीसी बोलते हैं, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सीसी भी होता है। तो 1 CM क्यूब इक्वल टू 1 ml या 1 cc इक्वल टू 1 ml, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा आगे जाके। अब कुछ सॉल्यूशन, जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करने के कुछ फिक्स मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई दो वैल्यू है ए ए और उसके ऊपर पावर अलग अलग है, जैसे 10
की पावर 2 और ये इनटू हो रहा है 10 की पावर 5। तो ये जो a जो है ये कॉमन है, ये जो वैल्यू है ये कॉमन है और इसकी पावर जो है ये अलग अलग है। तो आप वैल्यू को ले लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं 2 + 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर दो अलग अलग पावर हैं सेम वैल्यू के साथ या सेम नंबर के ऊपर दो अलग अलग पावर है तो वो ऐड हो जाता है। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 7। 5 प्लस सॉरी 8, 5 + 8, 5 + 8, 2 की पावर 8, ये आ जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 5 + 3 = 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ये 10 10 जो होते हैं हमारा, हाँ, जब हम 10 10 की टर्म में करते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिवीजन, अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर देंगे। जैसे 10 की पावर 5 डिवाइड 10 की पावर 2, तो इसे माइनस हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो ये अगर 10 की पावर 5 डिवाइड 10 की पावर 2 = 10 की पावर 3 माइनस हो जाता है। ऐसे ही 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ए एम डिवाइड ए एन इक्वल टू ए एम माइनस। अब पावर, अगर 10 10 की पावर 2 होल थ्राइस, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई होगा, यानी ए अंदर m पावर और ब्रैकेट के बाहर n पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये जैसे अगर हम देखें 2 की पावर 3 होल ब्रैकेट 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12, ये तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगर बेस अलग अलग, तो बेस को मल्टीप्लाई करके फिर हम पावर, अगर सेम पावर हम सेम लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा 10 और ये m 10 की पावर 2 मान लेते हैं और इनटू 100 की पावर 3 मान लेते हैं। तो 10 या 100 सॉरी सेम पावर मानेंगे, पावर हमें सेम लेनी है तो सेम पावर, तो इसको भी 100 की पावर हम मान लेते हैं 100 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 इंटू 100 और पावर जो है वो फिर कॉमन आ जाएगी 2, यानी ये हो जाएगा 1000 की पावर 2, ये आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 2 2 की पावर 4 और इनटू, अब ये हो जाएगा 6 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 12 की पावर 4। तो पावर कॉमन है तो पावर कॉमन आ जाएगी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 इंटू 2 12 और ये आ जाएगा 4। अगर किसी चीज की पावर 0 है, कोई भी वैल्यू, 10 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो वो 1 माना जाएगा। और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं an, ये है, तो वो डिवाइड करके फिर पावर कॉमन आ जाएगी। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं हमारा। तो यहां तक ये पूरा हमारा टॉपिक है। अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सही है, जो हमने पढ़ा 1 एंड 2 लेक्चर उसके बेस पे ये क्वेश्चन। जैसे प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स लगा है, उधर मल्टीपल लगे, आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है। माइक्रो, माइक्रो छोटा टर्म है, माइक्रो इज 10 की पावर -6। डेका, डेका इज 10, डेका मतलब 10, डेका इज 10। मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9 और फेम्टो 10 की पावर -15। पीको कितना होता है 10 की पावर -12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमें बताना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हर एक में। तो देखिए पहले वाले में देखता हूँ, पहले वाले में क्या 0.0025, 0.0025, तो इसमें लीडिंग जीरो, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो है ये लीडिंग जीरो, तो ये जो है ये लीडिंग जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये हमारा 25 ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है 208, तो 0 बीच में है नॉन जीरो पे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 आता है। अब 505 में तो सारे 0 बीच में है और 5 और 5, तो 2, तो ये 5 और 5 भी सिग्निफिकेंट है और 0 0 भी सिग्निफिकेंट आ जाएंगे, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और 126 इसमें देखें तो 126 में क्योंकि डेसिमल नहीं है, डेसिमल होता तो ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो ये 126 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये 550.0 तो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे क्योंकि डेसिमल आ गए, तो इसके अंदर आ जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 5 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी 0 भी 0, लास्ट में 0 है और डेसिमल भी है तो लास्ट वाला 0 काउंट होगा, और लास्ट में 0 है और डेसिमल नहीं है तो लास्ट का 0 काउंट नहीं है। ऊपर वाले में हमने 0 काउंट नहीं किया क्योंकि डेसिमल नहीं है नंबर में, नीचे वाले में हमने काउंट कर लिया क्योंकि नंबर में डेसिमल। ऐसे ये लास्ट वाले में भी हमारे सारे डिजिट जो है सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 4 है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे किस में कितने हैं वो हमने देखे। नाउ ये है, जैसे क्वेश्चन है two students perform the same experiment separately and each one of them recorded 2 separate reading of mass which are given below। दो स्टूडेंट हैं, उनको कोई एक मास दिया गया और उन्होंने, एक स्टूडेंट ने कुछ रीडिंग निकाली और दूसरे स्टूडेंट ने भी कुछ रीडिंग निकाली, तो इन रीडिंग के बेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जैसे पहले ने जो है कोई एक मास था उसकी रीडिंग निकाली और वो मास जो था वो 3 ग्राम्स, मास जो था वो 3 ग्राम था, इसको इसने नोट कर लिया 3.01 पहली बार, दूसरी बार नोट करा 2.9 ग्राम, 99 ग्राम। इसने दूसरे वाले स्टूडेंट ने इसको नोट करा 3.5 ग्राम और दूसरी बार नोट करा 2.95 ग्राम। इन दोनों में से किसकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही जाएगा। रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर फाउंड नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, नहीं प्रिसाइज तो है क्योंकि रीडिंग बहुत ज्यादा, ये तो प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज नहीं माना जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये कम प्रिसाइज, इसमें कम डिफरेंस है। ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये 3.01 है तो इसके ज्यादा नियर है, ये इससे दूर चला गया तो ये कम एक्यूरेट। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए फाउंड टू बी बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, हाँ ये आंसर सही हो जाएगा। इसके आंसर में 3.01 और 2.9 है, ये प्रिसाइज भी है और जो एग्जैक्ट रीडिंग है उसके नियर भी है, इसको हम एक्यूरेट और प्रिसाइज मानेंगे। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी एट फाउंड टू बी नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ये हम नहीं बोल सकते। स्टूडेंट्स बी रिजल्ट आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, नहीं ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो ज्यादा एक्यूरेट भी है और ज्यादा प्रिसाइज भी है। अब ये जो है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर फाउंड नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, अब ये आपस में इसके कंपेयर में वो ज्यादा प्रिसाइज, तो इसके कंपेयर में हमारा आंसर ये ज्यादा, ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर जो है ये आपको कन्वर्जन करना है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने एमएम होंगे, तो ये कन्वर्जन करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करना है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, मिलीमीटर, तो यहाँ पे किलो जो है वो 1000 है, तो पहले हम जो प्रीफिक्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। किलो को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, आगे मैं मीटर ही लिखूंगा, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा। अब ये मिलीमीटर, मिली का मतलब है 10⁻³ -3, फिर ये मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करना है तो इधर क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए हमारा, यहाँ पर इधर आना चाहिए 10⁻6, तो अगर मैं 10⁻6 करूंगा इंटू 10⁻³ करूंगा मीटर, तो ये बराबर आके 10⁻1 इंटू 10⁻³ के बराबर आ जाएगा मीटर, ये आ जाएगा। तो फिर मैं इसको पैक कर देता हूं, यानी कि ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगा, इसको वापस से पैक कर दें, ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। अब पिकोमीटर है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू पिकोमीटर में देखना है, तो पिकोमीटर कितना होता है, तो 1 इंटू 10⁻3, ये तो किलोमीटर में लिख दिया, पिकोमीटर कितना होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये कितना आ जाएगा,
तो 10⁻⁻12 को 10⁻³ में करना है, तो इधर 10⁻15 आ जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर इक्वल टू 10⁻15 इंटू 10⁻12 मीटर। अब वापस इनको पैक कर देते हैं। ये जो है ये किलोमीटर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 किलोमीटर, और ये जो है ये हमारा पिकोमीटर आ जाएगा, ये 12 है, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻15 पिकोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻15 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर वापस देखते हैं, यहाँ पर आएगा 10⁻6 और इधर आएगा 10⁻15। अब देखते हैं 1 मिलीग्राम और 1 केजी में। सो 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये इसने दे दिया है, ये मिलीग्राम हो जाएगा, और केजी के अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंटू 1 किलो। किलो का मतलब 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आ जाएगा, ये 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10⁻6, यहाँ पे आएगा 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो ये आ जाएगा 10⁻³ ग्राम 1 इंटू, अब इसको पैक कर दें तो ये मिलीग्राम आ जाएगा। सो 1 मिलीग्राम इजिकल्स टू, इसको पैक कर देते हैं तो ये 1 केजी आ गया, 10⁻6 केजी, किलोग्राम, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻6 और वो नैनोग्राम है, तो नैनो का मतलब 10⁻9। सो 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मच नैनोग्राम, हाउ मच नैनोग्राम इंटू 10⁻9 ग्राम। यहाँ पे क्या मल्टीपल आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल आना चाहिए 6 का, यानी 1 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्वल टू 10⁻6 इंटू 10⁻9 ग्राम। ये जो है इन दोनों का मल्टीपल फिर इसके बराबर आ जाएगा। अब ये मिलीग्राम है और ये जो है ये नैनोग्राम है, तो यहाँ पे 10⁻6 आ जाए, 10⁻6। अब 1 ml टू लीटर, ml टू लीटर, तो मिलीलीटर टू लीटर हमें देखना है, 1 ml मिलीलीटर, तो मिलीलीटर 1 इंटू 10⁻³ लीटर इक्वल टू हाउ मच लीटर, ये आ गया। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, सो 1 इंटू 10⁻³ लीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर इक्वल टू, अभी आ जाएगा 1000, यहाँ पे आना चाहिए 10⁻³ यानी यहाँ पर आना चाहिए 10⁻³ 10⁻3, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, यानी कि ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ लीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर। इसको वापस पैक कर देते हैं, ये मिलीलीटर आ गया और ये लीटर है, तो 10⁻³ लीटर। अब डीएम क्यूब में देखना है, तो डीएम क्यूब 1 ml इक्वल टू हाउ मच डीएम क्यूब, डीएम क्यूब में देखो, डीएम क्यूब ये है। अब क्यूब में देखो 1 ml, 1 इंटू 10⁻³ लीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1/10 मीटर, और इसको क्यूब कर देंगे, क्यूब, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। या तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो ये 1 इंटू 10⁻³ लीटर इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, ये आया। सो 1/10 डीएम क्यूब, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, ये ml आ गया, और डीएम क्यूब मतलब 1/10 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये तो ml आ गया, तो 1 ml इजिकल्स टू 10⁻, इधर आना चाहिए 1, यानी कि 1 ml इक्वल टू 1, या 1 डीएम क्यूब इक्वल टू, या वैसे कर सकते हैं 1/,
1000 डीएम क्यूब, 1/1000 डीएम क्यूब। और वैसे भी आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, तो इधर 10⁻³ डीएम क्यूब, ये हमारा आंसर है। क्यों 1 लीटर जो है वो 1 डीएम के बराबर ही होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। तो क्योंकि लीटर में भी 10⁻³ है, तो डीएम में भी 10⁻³ आएगा। तो ये हमारा फाइनल एक चैप्टर बना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमने 1 और 2 लेक्चर में कवर करा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।